जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 2 एसएसटी। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये सीटेट का एक तरह से कह सकते हैं कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला ये टॉपिक है। तो ये वीडियो बेहद ख़ास है आपके लिए। आइए बिना समय गंवाए इस सेशन को हम शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ जुड़ते हैं। मैं हूं विवेक पांडे और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्राचीन तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट का। समझ जाइए कि हॉट टॉपिक है, हर बार पूछा जाने वाला टॉपिक है। प्राचीन तमिल क्षेत्र में बड़े जो भूस्वामी होते थे उनको क्या कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, बड़े भूस्वामियों को बेलल्ला कहा जाता था, ठीक है ना। बेलल्ला कहा जाता था। अगर बात करें, प्राचीन तमिल समाज में भूस्वामियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। जो प्राचीन तमिल समाज थी उसमें भूस्वामित्व के आधार पर सभी को वर्गीकरण किया गया था। बड़े भूस्वामियों को बेलल्ला कहा जाता था, जबकि साधारण हलवाहों को उड़वार कहा जाता था और भूमिहीन मजदूरों को, जो मजदूर होते थे, जो दास होते थे, जो कामगार होते थे, उनको अड़िमई कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, भूस्वामी, बड़े भूस्वामियों को बेलल्ला और साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूरों को अडिमई कहा जाता था। बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और ये सभी आपके एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। एनसीईआरटी के बाहर से कहीं मैं क्वेश्चन नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और चूंकि मैं खुद एनसीईआरटी पढ़ के ही सीटेट क्वालिफाई किया हूँ, तो मैं उसी आधार पर आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। मैं कहीं इधर उधर से नहीं पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ा और सीटेट क्वालिफाई करके आज जॉब में हूँ आपके सामने। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के गांवों का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। इसके पद के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन सी बात ठीक है। तो देखिए, यह पद अनुवांशिक होता था। कैसा होता था? अनुवांशिक। जो ग्राम भोजक का पद होता था, जो ग्राम के सबसे प्रमुख व्यक्ति, यानी आप प्रधान कहिए या फिर मुखिया कहिए, जो गांव का मुखिया या प्रधान होता था उसे ग्राम भोजक कहा जाता था। और ग्राम भोजक का जो पद होता था वो अनुवांशिक होता था। ये बात बिल्कुल ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, अच्छा, अनुवांशिक का मतलब ही होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, बात समझ में आ रहा है, एक ही परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जिस पद को ग्रहण करते जाएं वो अ, अनुवांशिक पद होता है। और सबसे बड़ा जो भूस्वामी होता था, राजा के लिए जो कर वसूलने के साथ साथ न्यायाधीश और पुलिस का कार्य भी करता था, उसे ही ग्राम भोजक यानी ग्राम प्रधान या मुखिया कहा जाता था। बात समझ में आ रहा है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास में जो आहत सिक्के होते थे वो किस धातु के बने होते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के रखिए। जो प्राचीन भारतीय इतिहास में जो आहत सिक्के होते थे ना, उसे किस धातु से बनाया जाता था। तो देखिए, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चांदी और तांबे के मिश्रण से आहत सिक्के बनाए जाते थे। बात समझ में आ रहा है? चांदी और तांबे से जो है आहत सिक्के बनाए जाते थे। सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के थे जो लगभग 500 वर्षों तक चले। उन्हें चांदी या तांबे की चादर को काट कर या गोलियों पर ठप्पा मारकर बनाया जाता था, इसलिए इन्हें आहत कहा जाता था। बात समझ में आ रहा है? अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई थी। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई थी। तो यह तमिल भाषा में की गई थी। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, तमिल भाषा की एक प्राचीनतम रचनाओं का संग्रह है संगम साहित्य, ठीक है ना। जो तमिल भाषा है उसकी प्राचीनतम जो रचनाएं हैं उन्हीं में संगम साहित्य, उसी को संगम साहित्य कहा जाता है। और इसकी रचना 2300 साल पहले, इसकी रचना कब हुई थी? 2300 साल पहले मुदरई के कवियों के सम्मेलनों यानी संगमों में की गई थी, इसीलिए इसे संगम साहित्य कहा जाता है, ठीक है ना। मुदरई, याद रखिएगा, मुदरई के कवि सम्मेलनों में इसको संग्रह किया गया था, इसीलिए इसे संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। ये सभी एनसीईआरटी से लिए गए हैं, सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शहरों में वलय कूप का मुख्य उपयोग क्या था। जो प्राचीन शहर हुआ करते थे उसमें वलय कूप का मुख्य उपयोग क्या था।
तो देखिए यह जल निकास कूड़ेदान का खुसल खाने के रूप में प्रयोग किया जाता था, उपयोग किया जाता था। देखिए खुदाई में मिले मिट्टी के छल्लेदार वलय, ठीक है ना? खुदाई के समय मिट्टी के जो छल्लेदार वलय कूप का उपयोग घरों में नाली, कूड़ेदान और शौचालय के रूप में किया जाता था। ध्यान रखिएगा, खुदाई में मिले मिट्टी के छल्लेदार वलय कूप, इनका उपयोग कब किसमें किया जाता था? घरों में नाली, कूड़ेदान और शौचालय के रूप में किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन वर्तमान में कहाँ स्थित है? अरिकामेडु नामक जो प्राचीन पत्तन है यानी पोर्ट है, वर्तमान में वह कहाँ स्थित है? तो वह है पुडुचेरी में। कहाँ है? पुडुचेरी में। अगर बात करें अरिकामेड की, अरिकामेडु जो वर्तमान के पुडुचेरी में स्थित एक तटीय केंद्र था, यह यहाँ से रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के प्रमाण जैसे एम्फोरा जार मिले हैं, ठीक है ना? यहाँ से आपके जो प्राचीन समय में अरिकामेडु जो वर्तमान में पुडुचेरी का एक पोर्ट है, पहले इसमें रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार होता था, ठीक है ना? कई सारे उसके साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में श्रेणी का तात्पर्य किससे था? प्राचीन भारत में जो श्रेणी था उसका तात्पर्य किससे था, यानी श्रेणी किसे कहा जाता था? तो देखिए मेरे भाई, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ से ये श्रेणी शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? ये किससे जुड़ा हुआ है? शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ से। देखिए यह शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संगठन था। ये श्रेणियां प्रशिक्षण देती थी, कच्चा माल उपलब्ध कराती थी और बैंक के रूप में धन जमा करने का कार्य करती थी। बात समझ में आ रहा है? ये सभी आपके एनसीईआरटी से प्रश्न लिए गए हैं, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से बिना टेंशन लिए कि एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, ये आप हम पे छोड़ दीजिए। आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए, क्योंकि जितना मेरा अनुभव है, मैंने आज तक यही देखा है कि सीटेट आपके बाहर से कहीं से क्वेश्चन नहीं उठाता है, एनसीईआरटी की किताबों से ही क्वेश्चन उठाता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, यही तीनों किताबों का सम्मिश्रण जो है एसएसटी के रूप में होता है, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन है, बेरी गाजा बंदरगाह से निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात किया जाता था? तो इसका सही विकल्प जो है वो जड़ी बूटियां और हाथी का दांत वेरी गाजा बंदरगाह से निर्यात किया जाता था, ठीक है ना? देखिए ये यूनानी नाविकों के अनुसार, जो यूनानी नाविक थे उनके अनुसार वेरी गाजा भरूच से हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, मलमल और रेशम विदेशियों को भेजे जाते थे, ठीक है ना? भरूच से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है, सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? सवाल कह रहा है आपसे कि जो सिल्क रूट था यानी रेशम मार्ग था, उस पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासकों में कौन से शासक हुए? तो वह हुए कुषाण शासक। कौन हुए? कुषाण शासक आपके सही विकल्प होते हैं। देखिए सिल्क रूट की अगर बात करें तो कुषाणों का सिल्क रूट पर एक कड़ा नियंत्रण था। वे व्यापारियों से कर वसूलते थे और बदले में उन्हें लुटेरों से सुरक्षा प्रदान करते थे, ठीक है ना? कर के बदले क्या करते थे? जो लुटेरे उनके मालों को लूट लेते थे, उनसे उसकी सुरक्षा प्रदान करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो ये आपसे कह रहा है कि बुद्ध चरित के रचयिता अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, बुद्ध चरित के रचयिता अश्वघोष हैं, ये बात ध्यान रखना है। और अब सवाल ये है कि किसके दरबार में रहते थे? तो ये राजा कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? तो कनिष्क के दरबारी कवि थे अश्वघोष, और अश्वघोष ने ही बुद्ध चरित्र की रचना की है। बुद्ध चरित जो संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ है, किताब है, पुस्तक है, ठीक है ना? बुद्ध चरित्र किस में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है, ध्यान रखेंगे आप। अश्वघोष कुषाण राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे। अश्वघोष जो थे वो कुषाण राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे। उन्होंने संस्कृत में बुद्ध की जीवनी पर बुद्ध चरित्र लिखी है, ठीक है ना? अगले प्रश्न की अगर बात करें तो पूछ रहा है कि महायान बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यह थी मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति। देखिए महायान शाखा के उदय के साथ बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी, ठीक है ना? इससे पहले
बुद्ध की उपस्थिति केवल प्रतीकों यानी जैसे चिन्हों में हुआ करती थी, जैसे खाली स्थान या पीपल के पेड़ या ऐसे स्थान, ठीक है ना। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि पहले बुद्ध की प्रतिमा प्रतीक को ही अ, उनकी मूर्ति माना जाता था, उनके स्थल माने जाते थे, लेकिन बाद में महायान शाखा के उदय के बाद बुद्ध भगवान की मूर्तियों का भी निर्माण होने लगा, ठीक है ना, और मूर्ति के रूप में स्थापित किया जाने लगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व किसे कहा जाता है? तो बोधिसत्व कहा जाता है जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद लोगों की सेवा करते हैं, उन्हें बोधिसत्व कहते हैं। आप सभी जानते हैं भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए निरंजना नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे। और ये निरंजना नदी कहाँ है? गया जी। हाँ, वर्तमान में इस गया का नाम गया जी कर दिया गया है, ध्यान रखना है ये भी बात। गया जी के किनारे यानी निरंजना नदी के तट पर है गया जी, और उसी निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। जब उन्होंने घर को त्यागा तो उसे बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमण के नाम से जाना गया। बात समझ में आ रहा है? जब पहला उपदेश उन्होंने वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया, तो बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ? सारनाथ में। और वहां से उन्होंने कुशीनारा यानी वर्तमान के कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। इसीलिए बौद्ध धर्म में उनके शरीर के त्यागने को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक, चलिए आगे चलें अगर अगले प्रश्न की तरफ। तो कह रहा है कि जो आपका मथुरा है, मथुरा जो उत्तर प्रदेश में है, मथुरा 2500 वर्षों से अधिक समय तक महत्वपूर्ण क्यों बना रहा? आपको बताना है कि मथुरा 2500 वर्षों से अधिक समय तक महत्वपूर्ण केंद्र क्यों बना रहा। तो यह दो मुख्य व्यापारिक यातायात रास्तों पर स्थित था, इसलिए महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। मथुरा उत्तर पश्चिम से, पूरब उत्तर से और दक्षिण जाने वाले रास्तों के संगम पर था। उत्तर पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण जाने वाले रास्तों के संगम पर था, और यह चूंकि धार्मिक केंद्र भी है और बेहतरीन मूर्ति कला का केंद्र भी था, इसलिए मथुरा प्रमुख केंद्र बना था। ध्यान रखिएगा, बेहतरीन मूर्ति कला का केंद्र यहाँ था, तो मूर्ति कला का संबंध है तो मथुरा से मिलान करना होगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में भारत की किस वस्तु को काला सोना कहा जाता था, यानी ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता था? रोमन साम्राज्य में भारत की वस्तु कौन सी ऐसी वस्तु थी? तो देखिए मेरे भाई, ऑप्शन बी राइट है, यानी काली मिर्च। काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था रोमन साम्राज्य के समय में। ठीक है ना। रोम में भारतीय काली मिर्च की बहुत अधिक मांग थी, इसलिए रोमन इसे काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड कहते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो पूछ रहा है, प्राचीन काल में गृहपति किसे कहा जाता था? गृहपति कौन हुआ करते थे? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट है, यानी स्वतंत्र और छोटे जो भूस्वामी किसान होते थे उन्हें गृहपति के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। गांव में जो प्रधान होता था, गांव में ग्राम भोजक के अलावा कुछ छोटे छोटे किसान भी हुआ करते थे। गांव में जो बड़ा किसान हुआ करता था, बड़े भूस्वामी का मालिक हुआ करता था, उसे ग्राम प्रधान या ग्राम भोजक कहा जाता था। और उनके अलावा छोटे छोटे जो स्वतंत्र किसान होते थे उन्हें गृहपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गृहपति। ध्यान रखना है। मिलान के लिए अगर आ गया बड़े भूस्वामी, तो उनको किससे मिलाना है? ग्राम भोजक से। छोटे गृहस्वामी, स्वतंत्र गृहस्वामी, वो क्या कहलाएंगे? गृहपति। ध्यान रखना है। ठीक है ना। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं आपके लिए, तो बिल्कुल ध्यान रखना। एक बार दो बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है ना। जब आप एक बार दो बार पढ़िएगा, आपके जहन में आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो इसको पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है ना। चलिए, दिल लगा के कम पढ़ना है, मन लगा के ज़्यादा पढ़ना है। हाँ, दिल लगा के भी पढ़ना है, तो इसी क्वेश्चन के साथ दिल लगा के पढ़ना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, और ये आपसे कह रहा है कि एयरटाइन बर्तनों का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही विकल्प जो है वो है रोम से, यानी इटली क्षेत्र से है। ठीक है ना। एरेटाइन इटली के एक शहर के नाम पर आधारित एक मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन हुआ करते थे, जो
अरिकामेडु की खुदाई में मिले हैं। जो कहाँ मिले हैं? अरिकामेडु की खुदाई में मिले हैं। ध्यान रखना है, ये इटली के एक शहर के नाम पे पड़ा है। जो मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन हुआ करते थे, जो अरिकामेडु की खुदाई में मिले हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो चीनी तीर्थयात्री फाहियान भारत कब आया था? सवाल है, चीनी तीर्थयात्री जो फाहियान था वो भारत कब आया था? बताइए। देखिए, इसका सही विकल्प होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1600 वर्ष पूर्व फाहियान भारत आया था। वो एक चीनी यात्री था, ठीक है ना। फाहियान लगभग 1600 साल पहले भारत आया था, जबकि स्वेन शांग 1400 साल पहले आया था, ठीक है। इन सभी का जिक्र हुआ है आपके एनसीईआरटी किताब में और इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आप सभी के लिए। कनिष्क ने बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया था? अगले प्रश्न के साथ, और आप इसका सही उत्तर बताइए। जो है कश्मीर में, ठीक है ना। कनिष्क ने बौद्ध परिषद का आयोजन कश्मीर में किया था। कहाँ किया था? कश्मीर में। कश्मीर में इसका आयोजन हुआ। राजा कनिष्क ने कौन सा बौद्ध परिषद? तो चौथा बौद्ध परिषद। ध्यान रखिएगा, राजा कनिष्क ने चौथा बौद्ध परिषद का आयोजन कश्मीर में किया था, जहां विद्वानों ने दार्शनिक विषयों पर चर्चा की। किस पे चर्चा की? दार्शनिक विषयों पे। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर है 19 और आपसे कह रहा है कि श्रेणी बैंक के रूप में कार्य करती थी, जमा धन के ब्याज का उपयोग किसके लिए होता था? तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी धार्मिक कार्यों या मठों की सहायता के लिए उनके ब्याजों का उपयोग किया जाता था। श्रेणियों में अभी आपने पढ़ा कि श्रेणी किसे कहा जाता था? जो श्रमिक होते थे, मजदूर होते थे, उनके कमाई का हिस्सा श्रेणियों में जाता था, ठीक है ना। और श्रेणी उन बैंक के रूप में कार्य करती थी, लेकिन जो ब्याज होता था, ब्याज का उपयोग धार्मिक संस्थानों, ठीक है ना, धार्मिक संस्थानों जैसे मठों की सहायता या जमाकर्ता को वापस देने के लिए किया जाता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें तो प्रश्न नंबर है 20 और आपसे कह रहा है कि दक्षिणापथ के स्वामी किस वंश के शासकों को कहा जाता था? दक्षिणापथ के स्वामी किस वंश के शासकों को कहा जाता था? तो यह कहा जाता था सातवाहन वंश के शासकों को, ठीक है ना। किसको कहा जाता था? सातवाहन वंश के शासकों को कहा जाता था। देखिए, बात करें अगर सातवाहन शासकों का, तो उनका जो नियंत्रण था वो दक्षिण भारत के व्यापारिक मार्गों पर था, इसलिए उन्हें दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था। किसका स्वामी कहा जाता था? दक्षिणापथ का स्वामी, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ से चलें तो क्वेश्चन नंबर 21 है और कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? यह हुआ आपके लगभग 3000 वर्ष पूर्व। लगभग 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजारों के साक्ष्य मिले हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूत काटने और बनाने के नियम किस पुस्तक में मिलते हैं? तो यह मिलते हैं अर्थशास्त्र में। किस में मिलते हैं? अर्थशास्त्र में। ध्यान रखिएगा, आपके अर्थशास्त्र का भी जिक्र एनसीईआरटी में किया गया है। अर्थशास्त्र जिसके रचयिता कौटिल्य हैं, यानी चंद्रगुप्त, ठीक है ना। उसमें कताई और बुनाई के नियमों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जैसे निरीक्षकों की देखरेख में कार्य होता था, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, जातक कहानियों का संकलन किनके द्वारा किया गया था? तो यह बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा किया गया था। किसके? बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मलमल के लिए प्राचीन भारत का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो यह आपके पूर्वी भारत यानी बंगाल प्रसिद्ध था मलमल के लिए। यहाँ पे प्राचीन काल में बंगाल उच्च कोटि के मलमल का उत्पादन करता था, जो विश्व भर में प्रसिद्ध था। तो अगर सवाल आए मलमल का मिलान तो बंगाल से करिएगा, ठीक है ना। थेरवाद बौद्ध धर्म का प्रचार किन देशों में हुआ? ठीक है, बताना है आपको, थेरवाद बौद्ध धर्म का प्रसार किन देशों में हुआ। देखिए, बौद्ध धर्म आरंभिक समय में थेरवाद के नाम से जाना जाता था, तो इनका प्रसार जो है, प्रचार प्रसार, वो किन देशों में हुआ? तो सही विकल्प आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रीलंका दक्षिण पूर्वी एशिया में हुआ। देखिए, बौद्ध धर्म का प्रारंभिक रूप होता था थेरवाद, जो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे दक्षिण पूर्वी देशों में अधिक फैला हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो प्राचीन काल में भूमिहीन खेतिहर मजदूर को तमिल में क्या कहा जाता था? तो
ध्यान से समझिए, उनको कड़ैसियार या अडमई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को या दासों को कड़ैसियार और अडमई कहा जाता था। ठीक है ना? अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न है, सिल्क बनाने के तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? तो देखिए, यह आपके हुआ है चीन में। कहाँ हुआ है? चीन में। लगभग 7,000 साल पहले चीन में रेशम यानी सिल्क बनाने की तकनीक की खोज की गई थी। ठीक है ना? कहाँ की गई थी? चीन में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चलें तो कह रहा है, कुषाणों की राजधानी कौन सी थी? आपको बताना है कुषाणों की राजधानी कौन सी थी। तो सही विकल्प होगा उत्तर नंबर बी, यानी मथुरा। कुषाणों की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। देखिए, कुषाणों के दो प्रमुख राजधानी हुआ करते थे। कुषाणों के दो प्रमुख केंद्र थे। पहला पुरुषपुर यानी पेशावर, और दूसरा मथुरा। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो अगला क्वेश्चन है, सार्थवाह किसे कहा जाता था? देखिए, सार्थवाह कहा जाता था व्यापारी कारवां के नेता को। ठीक है ना? देखिए, व्यापारियों के समूह कारवां के प्रमुख या नेता को सार्थवाहक कहा जाता था या सार्थवाह कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, जो व्यापारियों का समूह होता था, व्यापारियों के समूह को कारवां कहा जाता था। व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता था? कारवां। जो व्यापारियों का समूह होता था, जो बाहर से व्यापार के लिए आता था, उन्हें कारवां कहा जाता था, और उसी कारवां के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। बात समझ में आ रहा है? व्यापारी जो झुंड आता था, उस झुंड को कारवां कहा जाता था, और उसका जो प्रमुख होता था, जो लीडर होता था, उसको सार्थवाह कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको ये सब बातें समझ आ रही होंगी। एक बार दो बार इस वीडियो को देखिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहे तो हम हर एक विद्यार्थी, जो भी हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनके कमेंट का हम उत्तर देते हैं। तो कोई भी डाउट आपका हो तो ज़रूर कमेंट करिए हमें। हम ज़रूर आपको जो भी उसका सही जवाब होगा, हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। ठीक है? पढ़ाते वक्त अगर कहीं थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो जाए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, मानवीय भूल बस थोड़ा बहुत हो जाता है, तो मैं फिर भी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको कहीं कोई थोड़ा भी मिस्टेक ना हो। इस वीडियो में आपके साथ जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें थोड़ा भी मिस्टेक ना हो। फिर भी कहीं चूक रह जाए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एम्फोर जारा का उपयोग किस लिए होता था? एम्फोरा का उपयोग किस लिए होता था? बताइएगा। चार विकल्प आपके सामने है। तो एम्फोरा का जो उपयोग होता था, शराब या तेल जैसे तरल पदार्थों को रखने के लिए होता था। ठीक है ना? इनको क्या करने के लिए होता था? रखने के लिए, सुरक्षित करने के लिए होता था। देखिए, एम्फोरा रोमन साम्राज्य के लंबे दो हत्थे वाले जार थे, जिनका उपयोग तरल पदार्थों के लिए किया जाता था। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है, पण। पण क्या था? पण क्या होता था? तो एक सिक्का होता था। पण एक सिक्का है जो प्राचीन भारत, विशेषकर मौर्य काल में पण जो है चांदी के प्रचलित सिक्के को कहा जाता था। ठीक है ना? अगले प्रश्न की तरफ चले तो यमन प्रिया शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? तो यह होता था आपके काली मिर्च के लिए। यमन प्रिया शब्द का प्रयोग ध्यान रखिएगा, यवन प्रिया शब्द का प्रयोग काली मिर्च के लिए होता था। ये आपके एनसीईआरटी की किताब से ही उठाया गया है। सोचिए कि आप इतनी बारीकियों को देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन देखना है। रोम के लोग यवन काली मिर्च को, जो रोम के लोग होते थे, रोम के लोगों को यवन कहा जाता था। रोम के लोगों को यवन और काली मिर्च को बहुत पसंद करते थे, इसलिए इसे यवन प्रिया कहा गया है। क्या कहा गया है? यवन प्रिया। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है, बिहार पहाड़ियों को काटकर किसके लिए बनाए गए थे? जो बिहार बनाए गए थे, पहाड़ियों को काट करके, वो किसके लिए बनाए गए थे? तो बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने के लिए बनाए गए थे। ठीक है ना? वर्षा ऋतु में यात्रा कठिन होने पर भिक्षुओं को रहने के लिए पहाड़ियों में बिहार बनाए गए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 34, और कह रहा है कि प्राचीन काल में सिंचाई के लिए
क्या बनाया जाता था? प्राचीन काल में सिंचाई के लिए क्या बनाया जाता था? तो तालाब और कृत्रिम झील। देखिए, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब सोचिए इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आपका पूछा गया था, ध्यान से समझिए। सिंचाई प्राचीन काल में सिंचाई के लिए कौन-कौन से साधन उपयुक्त थे, प्रयोग में लाए जाते थे और 4 विकल्प थे और चारों कथनों को सही कूट के साथ मिलाना होता था और किसी में नहर था, किसी में कुआँ था, किसी में दोनों था। बात समझ में आ रहा है? तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए राजाओं ने नहर, कुएँ, तालाब और झील, चारों ध्यान रखिएगा। सवाल पूछा जाएगा कि प्राचीन काल में कृषि उत्पादन के लिए सिंचाई के कौन से साधन अपनाए जाते थे? 2 विकल्प कहीं किसी में होगा, किसी में 1 विकल्प होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा चारों विकल्प जहाँ होंगे, उन्हीं बात को ठीक करना है। पहला नहर पहला नहर, दूसरा कुआँ, तीसरा तालाब और चौथा झील। ध्यान रखिएगा, ये चारों चीज़ें प्रयोग होती थी सिंचाई के लिए प्राचीन समय में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। श्रेणी शब्द का संबंध किससे है? यह व्यापारियों और शिल्पकारों से है। किससे है? व्यापारियों और शिल्पकारों से। श्रेणी व्यापार और शिल्प के विकास के लिए बनाया एक महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन था। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, रोम के सिक्के भारत के किस हिस्से में सबसे अधिक मिले हैं? तो आपको बताना है, 4 विकल्प हैं। तो सबसे सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्षिण भारत में। कहाँ मिले हैं मेरे भाई? दक्षिण भारत में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलिए। तो अगला प्रश्न है, स्वान भारत कब आया था? तो अभी आपने इससे पहले भी पढ़ा था कि स्वान भारत 1400 वर्ष पूर्व आया। कब आया? 1400 वर्ष पूर्व आया है। देखिए स्वान यानी वैनसांग, कहीं स्वान के नाम से जाना जाता है, कहीं वैनसांग के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 1400 साल पहले भारत आया, जब राजा हर्षवर्धन भारत में थे। राजा हर्षवर्धन के समय वो भारत आया है। कौन? वैनसांग। पूछा जाए वैनसांग भारत कब आया, तो 1400 साल पहले। वो उस समय किस राजा के समय वो आया? तो राजा हर्षवर्धन के समय आया, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मथुरा किस शैली की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? मतलब मथुरा में किस शैली की मूर्ति बनाए जाते थे? तो मथुरा शैली के मूर्ति बनाए जाते थे मथुरा में। ध्यान रखना है, मथुरा में मूर्ति कला की एक स्वतंत्र और विशिष्ट शैली विकसित हुई, जिसे मथुरा शैली कहा जाता है। कौन सी शैली? मथुरा शैली। अगले प्रश्न की तरफ चले। भारतीय दर्शन की कितनी पद्धतियां प्रसिद्ध हैं? तो देखिए भारतीय दर्शन की जो हैं वो 6 पद्धति प्रसिद्ध हैं। कितनी? 6, जिन्हें षड दर्शन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? षड दर्शन के। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये 6 को मिला करके षड दर्शन कहा जाता है। ठीक है ना? न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सभी मिला करके षड दर्शन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना? तमिल कवियों के संगम सम्मेलनों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो यह अभी आपने पढ़ा होगा और आपको ध्यान होगा कि जो मदुरई था वो तमिल कवियों के संगम का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। संगम साहित्य, ध्यान रखिए, संगम साहित्य के संकलन के लिए कवियों का सम्मेलन मदुरई शहर में होता था। कहाँ होता था? मदुरई शहर में। और उसी मदुरई शहर में कवि सम्मेलन होता था और उसी में संगम साहित्य होता था। ठीक है ना? ध्यान रखना है आपको, ये सभी आपके एनसीईआरटी से प्रश्न लिए गए हैं। मेरा पूरा कोशिश रहता है कि वही क्वेश्चन आपके साथ साझा किया जाए, वही क्वेश्चन पढ़ाया जाए जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, आपका बेमतलब का टाइम बर्बाद ना हो। क्योंकि मैं जानता हूँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास समय की बहुत कमी होती है। मैं चूँकि खुद अध्ययन और अध्यापन दोनों कार्य करता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि पढ़ना और पढ़ाना और फिर समय बहुत मुश्किल है बचाना। ये बहुत कठिन काम है और आप पढ़ रहे हैं। ईश्वर आपको सफलता प्राप्त कराए और बहुत जल्दी आप भी सरकारी नौकरी में आए। ये ऐसे ही शुभकामना के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।